नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा की तरह पहले आपको चैप्टर याद दिला दूं। हमारा चैप्टर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बच्चे जरा पिछली क्लास को याद करते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि भारत में तीनों क्षेत्रकों में सबसे ज़्यादा महत्व वाला क्षेत्र कौन हो गया था? तृतीयक क्षेत्र। लेकिन जब मैंने रोजगार की दृष्टि से देखा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन नजर आया? प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार थे। और याद रखिए, इसका योगदान 1/4 और रोजगार सबसे ज़्यादा। तो ये जो छिपी हुई बेरोजगारी थी, इसे ही मैंने अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा। लेकिन बच्चे जरा सोचिए, ये तो कृषि क्षेत्र की बात थी, पर प्रश्न है कि क्या अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी है? ये भी तो हमें सोचना होगा। तो एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे कि अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं, ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। याद रखेंगे बच्चे, भूलेंगे नहीं कि अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ज्यादा कारगर है। देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में का महत्व बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में हजारों लोग काम करते हैं और सभी के सभी अनियमित श्रमिक हैं, यानी नियमित रूप से नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो इस बात को याद रखना है सभी बच्चों को कि शहरी क्षेत्र में हजारों लोग अनियमित श्रमिकों के रूप में इस सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कि रोज रोजगार की तलाश करते हैं, यानी दैनिक रोजगार की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। अगर काम मिला तो ठीक है, वरना बहुत लोग रोजाना ऐसे ही रह जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। पर काम की आप तलाशी करते हैं, खोज करते हैं, पर आपको काम नहीं मिलता। तो क्या यह अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं है तो बच्चे? ठीक। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग सड़कों पर ठेला खींचते हैं, रेड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, बहुत ही बुरे दिन बिताते हैं। तब जा करके पूरा का पूरा दिन बिताने के बाद थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में हजारों लोग काम में लगे हुए, लोग रोज, मजदूर वर्ग रोज काम की तलाश में निकलते हैं। काम मिला तो ठीक, रेरी पटरी वाले भी अलग लगे हुए हैं, कुछ लोग ठेला खींच रहे हैं, गाड़ियां खींच रहे हैं। बच्चे, सभी को रोज काम नहीं मिलता, समझ में आया? और ये पूरा दिन बिताने के बाद थोड़ी बहुत कमाई कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अल्प बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में भी है, सेवा क्षेत्र में भी है, और हजारों श्रमिकों के साथ भी है, जो बेचारे बहुत कम कमा पाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ अल्प बेरोजगारी को ही समझना है? हमने कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी देखा, यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी अल्प बेरोजगारी देखा। तो हमारे सामने प्रश्न यह है कि आखिर अल्प बेरोजगारी खत्म कैसे हो? तो तुरंत दिमाग में क्या आता है बच्चे कि अल्प बेरोजगारी उसी शर्त पर खत्म होगी जब लोगों को नया नया रोजगार मिले। तो बच्चे, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो अल्प बेरोजगारी क्या होगी? खत्म होगी। लेकिन प्रश्न है कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त रोजगार बने कैसे, सृजन कैसे हो? तो चलिए जरा हम इसे इस पॉइंट में समझते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। यहां देखिएगा सभी बच्चे, हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन का मतलब क्या होता है बच्चे? निर्माण। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? याद रखिएगा, हमें इसमें यह समझना है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तो चलिए बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन किस तरीके से हो सकता है। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अल्प क्षेत्र में भी बेरोजगारी, अल्प रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है। तो हम दोनों क्षेत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे कि अतिरिक्त रोजगार कैसे होगा। याद रखिएगा बच्चे कि कुछ लोग हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं है। इस बात को याद रखना है कि कुछ लोग हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं है। इसका मतलब है हमें रोजगार में वृद्धि करना है।
तो प्रश्न है कि रोजगार में वृद्धि कैसे की जाएगी, कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए बच्चे जरा ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई सुविधा की विकास हो जाए, जरा कल्पना कीजिए बच्चे कि ग्रामीण क्षेत्र में किसका विकास हो जाए, सिंचाई का विकास हो जाए, नहरें बनने लगे, बांध में पानी इकट्ठा होने लगे। तो जरा आप सोचिए बच्चे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में अगर हम सिंचाई का विकास कर लें, नहर बना ले, बांध बना ले, तो क्या लोगों को सालों भर काम नहीं मिल जाएगा उनके खेत में ही? निश्चित बच्चे सालों भर काम मिल जाएगा और उनके खेत में ही काम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सिंचाई के विकास से, नहर के विकास से, बांधों के विकास से जब खेत में पानी आने लगेगा तो लोग सालों भर काम करेंगे। इसका मतलब है कि इनसे रोजगार के अवसर बनेंगे। याद रखिएगा बच्चे, इससे क्या शुरू हो जाएगा? रोजगार का अवसर होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का विकास, नहर बांध बनाने से भी रोजगार अवसरों का क्या होगा? बड़े पैमाने पर सृजन होगा। लोग आराम से खेती में अपना मेहनत कर सकते हैं। और बच्चे याद रखिएगा, सिर्फ मेहनत ही नहीं, उत्पादन और उत्पादन क्षमता दोनों ही बढ़ेगी। ये भी तो होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहीं ना कहीं मजबूत भी होगा और रोजगार अवसरों का सृजन भी करेगा। लोगों को आय की प्राप्ति होगी, आमदनी की प्राप्ति होगी, जीवन स्तर सुधरेगा, लोग बचत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विकासशील देश को विकसित देश की तरफ भी तो लेकर जाएगा बच्चे। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर रोजगार के अवसर होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुरंत हमारा दिमाग किस में गया? अल्प बेरोजगारी में। तो हमने देखा कि इससे क्या होगा? अल्प बेरोजगारी में कमी होगी। याद रखिएगा बच्चे कि इससे अल्प बेरोजगारी में भी क्या होगी? कमी होगी। अच्छा, फिर जरा सोचिए, अगर मान लीजिए उत्पादन बढ़ेगा, भाई सिंपल सी बात है कि अगर इससे होगा तो क्या होगा? उत्पादन भी तो बढ़ेगा। याद रखिएगा बच्चे, इससे बड़े पैमाने पे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। और जब कल्पना कीजिए कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या माल को, यानी कृषि का जो उत्पादन है, क्या उसे शहर में ले जाया जाएगा बेचने के लिए? तो याद रखिएगा कि हम उससे क्या होगा? फिर ये माल कहाँ जाएगा? शहर में जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि क्या शहर में अपने ही से चला जाएगा? इसका मतलब है अगर शहर में जाएगा तो सरकार को क्या बनानी चाहिए? सड़कें बनानी चाहिए। अगर सड़क बनेंगी तो फिर क्या होगा? परिवहन के साधन आ जाएंगे। याद रखेंगे सभी बच्चे। फिर से देखिए कि सिंचाई का विकास होगा तो रोजगार अवसरों का सृजन होगा, अल्प बेरोजगारी में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा। और जब कृषिगत उत्पादन, अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा तो फिर वो शहर भी तो जाएगा बिकने के लिए। लेकिन अगर शहर जाएगा तो सरकार को क्या बनानी होगी? सड़कें बनानी होंगी, परिवहन के साधन बनाने होंगे। जैसे मान लीजिए छोटे मोटे जो ट्रक होते हैं, छोटी गाड़ियां आराम से इतने सामान को लोड करके शहर ले जा सकती है। तो क्या बच्चे इन सब से रोजगार अवसरों का सृजन नहीं होगा? अगर सड़क बनेगी तो उसमें भी तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, परिवहन के साधन आएंगे तो कई लोगों को उसमें भी तो रोजगार मिलेगा। तो याद रखिएगा कि सिंचाई का विकास न सिर्फ खेती को विकास कर रहा है, अन्य क्षेत्रों में अन्य लोगों को भी तो विकास कर रहा है और कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र भी मजबूत हो रही है। याद रखिएगा बच्चे, सड़क, परिवहन ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र भी तो है, तृतीय क्षेत्र भी तो है। इसका मतलब है इसके करने से हमें हर एक चीज में क्या होगा? विकास होगा। यहां तक तो समझ में आया? ठीक, चलिए बच्चे इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे पक्ष से सोचते हैं। बच्चे मान लीजिए कि अगर सपोज हम एक किसान है, ऐसे सोचिए बच्चे, तो अगर हम किसान हैं तो क्या हमें खेती, पहले मैं इसे मिटाऊं बच्चे? ठीक है, चलिए जरा सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग किसान हैं, कृषक हैं, तो बच्चे खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए। याद रखिएगा बच्चे, हमें खेती के लिए क्या चाहिए? जरा ये सोचिए कि खेती के लिए क्या चाहिए बच्चे? तो पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें अच्छे बीज चाहिए। ठीक है, बीज के बाद क्या चाहिए? हमें उर्वरक चाहिए, उर्वरक के बाद हमें उपकरण भी चाहिए, उसके बाद हमें कृषिगत मशीनें भी मिल जाए। तो फिर क्या कहना? उपकरण चाहिए, कृषिगत मशीनें भी चाहिए। तो जरा सोचिए बच्चे
कि अगर एक किसान को खेती करने के लिए बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, उपकरण चाहिए, कृषिगत मशीन है, जैसे बच्चे कृषिगत मशीन नहीं समझ रहे आप, पंप सेट, जैसे नहीं हम पंप सेट वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, कृषिगत मशीनें, जैसे आप मान लीजिए पंप सेट। आजकल तो खेतों में पंप सेट आम बात हो गई बच्चे, जनरली लोग लगाते हैं, पर बड़े किसान, छोटे किसान बेचारे, उनके पास ये नहीं है। तो बच्चे अगर मान लीजिए कि हमें पंप सेट चाहिए, तो क्या इनको खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए, समझ में आए? तो अगर इनको खरीदने के लिए रुपए चाहिए तो किसान क्या करते हैं कि रुपए किससे ले लेते हैं बच्चे? साहूकार से लेते हैं। किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं। और साहूकार क्या करता है? उनसे ऊंची ब्याज दर लेता है। याद रखेंगे बच्चे, साहूकार क्या करता है? ऊंची ब्याज दर लेता है। तो हमने देखा कि अब किसान को रुपए चाहिए, तो रुपए के लिए किसान साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार से क्या कहता है कि ऊंची ब्याज दर पे क्या ले लेता है? ऋण ले लेता है। लेकिन जरा सोचिए बच्चे कि अगर साहूकार नहीं, अगर मान लीजिए रुपए सरकार दे, रुपए कौन दे दे? सरकार दे, और सरकार क्या करे? उचित दर ले, उचित दर की ब्याज ले। तो जरा सोचिए बच्चे, तो अगर मान लीजिए कि सरकार ऋण दे दे और उचित दर पर अगर लोगों से क्या कर ले, उसका ब्याज ले, तो क्या बैंकिंग क्षेत्र मजबूत नहीं होगी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग क्षेत्र क्या होगी? मजबूत होगी, और इससे भी रोजगार अवसरों का सृजन होगा। बड़े पैमाने पर कृषि साख, एग्रीकल्चर क्रेडिट, बच्चे कृषि साख बनेगी, तो बड़े पैमाने पर लोग ऋण भी ले सकते हैं, बैंक से ब्याज भी ले सकती है उचित दर पर। तो कहीं ना कहीं उत्पादकता और बढ़ेगी, रोजगार अवसरों का और भी सृजन होगा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि ग्रामीण स्तर पर सिंचाई के साधन को डेवलप कीजिए, अद्य संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, बैंकिंग संरचना को मजबूत कीजिए, अपने आप रोजगार के अवसरों का क्या होने लगेगा? सृजन होने लगेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अच्छा, फिर जरा सोचिए कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चे अर्ध ग्रामीण का मतलब होता है कि जो गांव से आसपास सटे क्षेत्र है। पहले आप ये समझ गए, मैं इसे मिटा दूं बच्चे? ठीक है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर करके बच्चे आप पूरे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना। इस पॉइंट्स को भी आप दिमाग में रखोगे तो अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग पाओगे। और हाँ बच्चे, आप खुद में योग्य हैं, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखेंगे, तुरंत आप क्वेश्चन को जज करके लिखना सीख लेंगे, आंसर तुरंत दे डालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब जरा सोचिए कि जो अर्ध ग्रामीण मतलब अर्ध जो ग्रामीण क्षेत्र है, अर्ध मतलब बच्चे जो गांव वगैरह के क्या हो करीब है, तो याद रखिएगा कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में भी हम रोजगार अवसरों का सृजन कर सकते हैं। इसको सीखते हैं कैसे? सभी बच्चे याद रखेंगे कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या करेंगे कि उद्योग एवं सेवा की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे बच्चे? उद्योग एवं सेवा की पहचान करेंगे, देखेंगे कौन यहां बेहतर है। उद्योग एवं सेवा की क्या करेंगे? पहले पहचान करेंगे। तो हमने क्या किया कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग और सेवा की क्या की बच्चे? पहचान की। और उससे क्या हुआ? पहचान होने से ज्यादा लोग नियोजित हो पाएंगे, ज्यादा लोगों को क्या मिल जाएगी? नौकरी मिलेगी। तो ज्यादा लोग क्या होंगे बच्चे? नियोजित होंगे। तो हमने देखा कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे कि उद्योग एवं सेवा की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। और पहचान करने के बाद हम उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर पाएंगे? नियोजित करेंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी। याद रखिएगा। और जो वन के निकट है, मान लीजिए वैसे गांव जो क्या है? वन के निकट है, जंगल के निकट है, तो वन के निकट वाले गांव में हम शहद केंद्र भी तो खोल सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि शहद केंद्र खुलेगा तो फिर बड़े पैमाने पर गांव यहाँ के लोगों को भी क्या मिल जाएगा? रोजगार मिलेगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वन क्षेत्र के निकट भी, उसके नजदीक भी हम क्या कर सकते हैं कि ये केंद्र खोल सकते हैं बच्चे। ये केंद्र खोल सकते हैं क्या? शहद केंद्र। और शहद केंद्र खुलने से भी क्या होगा? बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन होगा। और याद रखिएगा शहद केंद्र है, जैसे मधुमक्खी पालन है, रेशम के कीड़े आप पाल सकते हैं,
पशुपालन है, मुर्गी पालन, कुक्कुट फार्म, ये तरह तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि रोजगार अवसरों का सृजन होगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, विकास अवसरों का सृजन होगा और कहीं ना कहीं विकासशील देश अपने आप तेजी से विकास की ओर बढ़ना शुरू होगा। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है। अच्छा, फिर क्लियर कीजिए, मान लीजिए कि हम सब्जी उपजाते हैं और कृषिगत उत्पाद होते हैं, उसके लिए प्रसंस्करण उद्योग केंद्र भी खोला जाए। याद रखिएगा बच्चे कि सब्जियों के लिए और कृषिगत उत्पाद के लिए क्या करेंगे, प्रसंस्करण केंद्र भी खोले जाएं। और अगर प्रसंस्करण केंद्र खोलेंगे तो फिर इसमें भी किसका सृजन हो जाएगा, रोजगार अवसरों का। बच्चे प्रसंस्करण का मतलब होता है कि सब्जी और कृषि के जो उत्पाद हैं उसको नए नए रूप देना। जैसे मान लीजिए दूध से दही भी बनती है, घी भी बनता है, मट्ठा भी बन रहा है, बटर भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रसंस्करण हो रहा है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सब्जियों का और कृषिगत जितने भी उत्पाद हैं उन सब का क्या कर सकते हैं, प्रसंस्करण उद्योग खोल सकते हैं। उससे भी तेजी से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार अवसरों का सृजन होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चे, अब जरा इसी को दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं, जरा बच्चों पर ये बात करते हैं बच्चे, जिसे हम बाल श्रमिक कहते हैं, थोड़ा उसकी बात करें। पहले ये आप समझ चुके हैं सभी बच्चे? ठीक है बेटा, सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं और आपको क्वालिटी एजुकेशन, गुड एजुकेशन एंड इंटेलिजेंट एजुकेशन में दे पाऊं। एक एक चीज को समझना है बच्चे, क्लियर है ना? जरा सोचिए बच्चे कि भारत में विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के कितने बच्चे कितने उम्र में होते हैं। जरा देखिएगा बच्चे, हमारे देश में एक खूबी है, ठीक है, कि भारत में बच्चे जो 5 वर्ष से 29 वर्ष के जो बीच के लोग हैं, ये क्या है, विद्यालय जाने वाला वर्ग है। क्या है बच्चे? विद्यालय जाने वाला वर्ग है। इस बात को हमें याद रखना है कि ये विद्यालय जाने वाला क्या है, वर्ग है। तो हमने ये देखा कि भारत में 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के लोग जो हैं लगभग वो क्या हैं, विद्यालय जाने वाले वर्ग हैं। और ये कितने हैं, लगभग 47% बच्चे हैं। याद रखिएगा बच्चे कि भारत में 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच, ठीक है, विद्यालय जाने वाला वर्ग है बच्चों का। और कितने बच्चे हैं, 47% बच्चे हैं, 47% बच्चे हैं। और याद रखिएगा बच्चे, कितनी अजीब बात है कि 47% का 52% ही विद्यालय जाता है। देख रहे हैं बच्चे, इस 47% का 52% ही कहां जाता है बच्चे, विद्यालय जाता है। और बाकी जो शेष हैं वो कहां रहते हैं बच्चे, वो घरों में है या बाल श्रम है। देखिए कितनी अजीब बात है, आप यहीं से समझ सकते हैं बच्चे कि हमने देखा कि हमारे देश में 5 से 29 वर्ष के आयु वर्ग को हम विद्यालय जाने वाला वर्ग भी मानते हैं। इसमें लगभग 47% बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जाने वाले हैं। लेकिन 47% का 52%, मतलब लगभग बच्चे आधे के लगभग समझिए कि 52% बच्चे ही क्या हैं, स्कूल जाते हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं वो या तो घरों में रहते हैं या बाल श्रम का हिस्सा हैं। किसके बच्चे हैं, बाल श्रम का हिस्सा है। जरा सोचिए बच्चे कि अगर ये बच्चे भी विद्यालय गए, चलो मानते हैं कि अगर ये बच्चे भी विद्यालय अगर गए, ठीक है, विद्यालय जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, तो क्या हमें और भवन चाहिए? ठीक, भवन चाहिए तो क्या हमें शिक्षक भी चाहिए? शिक्षक भी चाहिए। और उसके बाद क्या भवन के कर्मचारी भी चाहिए ही। तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर ये 52% बच्चे अगर विद्यालय जाते तो हमें विद्यालय के लिए भवन भी चाहिए, हमें विद्यालय के लिए शिक्षक भी चाहिए और हमें विद्यालय के लिए कर्मचारी भी चाहिए। तो अगर ये स्थिति होगी तो क्या रोजगार अवसरों का सृजन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि इस वजह से भी क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। और याद रखिएगा योजना आयोग ने खुद कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में, इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि इसके लिए जो भारत में योजना आयोग है, योजना आयोग ने क्या कहा है कि 20 लाख रोजगार होगा शिक्षा क्षेत्र में। कितना रोजगार होगा बच्चे? 20 लाख रोजगार होगा शिक्षा क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है
कि अगर ये शेष बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे तो योजना आयोग ने कहा है कि 20 लाख रोजगार सृजित होंगे और बच्चे ये एवरी ईयर लगभग समझिए। तो आप जरा सोचो कि 20 लाख रोजगार कम नहीं होता अगर ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार थोड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र की भी बात करते हैं। बेटा याद रखिएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र उसे भी सुधारना बहुत ही क्या है, जरूरी है। पहले मैं एक से मिटाओ बच्चे, आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं हम सभी बच्चे। बच्चे याद रखिएगा, हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जरा स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं। एक बार सभी बच्चे याद रखिएगा, कहा गया है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी देना होगा। याद रखिएगा बच्चे कि अगर हमें स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारना है तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या देना होगा, डॉक्टर, फिर बच्चे नर्स, और फिर क्या देना होगा, कर्मचारी, और उसके बाद फिर क्या बनेंगे बच्चे, अस्पताल। तो आप जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमने स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारा, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र को हम सुधारते हैं तो पहले तो हमें अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो अगर इतनी चीजें हो गई तो क्या रोजगार अवसरों का सृजन नहीं होगा? इसका मतलब हमने देखा बेटा कि अगर हम इस तरीके से भी काम करें तो रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिएगा, हर एक तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, बस हमें उस तरीके से काम करना है। तो डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लोग आएंगे तो अपने आप क्या होगा बच्चे, रोजगार तेजी से बढ़ेंगे। और इस बात को हमें याद रखना है कि आय भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर हम स्वस्थ होंगे तो एक मजबूत देश का भी तो निर्माण कर पाएंगे। पता चला हम कमजोर हैं तो फिर क्या फायदा बच्चे? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि हर एक प्रदेश में, अगर आप प्रत्येक राज्य या प्रत्येक प्रदेश में बात करेंगे तो वहां के निवासियों की आय और रोजगार में वृद्धि की संभावना होती है। यह सभी प्रदेश की खूबी है। एक बात हमें याद रखना है बच्चे, याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य या प्रदेश में, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में विकास की संभावना मौजूद है। विकास की संभावना क्या है बच्चे? मौजूद है। इस बात को हमें याद रखना है। सभी लोग याद रखेंगे कि मैंने ये कहा है बच्चे कि कोई भी राज्य हो या प्रदेश हो, हमने ये देखा है कि हर एक राज्य या प्रदेश में उसके खुद के विकास की संभावना मौजूद है। इसका मतलब है कि वहां के निवासियों का आय और रोजगार बढ़ सकता है। याद रखिएगा कि निवासियों की आय एवं रोजगार बढ़ सकती है। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या समझाया बच्चे कि प्रत्येक राज्य या प्रदेश की एक खूबी है कि उनके अंदर ये खूबी है कि वो अपने निवासियों के आय को और रोजगार को खुद भी बढ़ा सकते हैं। भाई कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा, एक तो पर्यटन, याद रखेंगे पर्यटन क्षेत्र का भी हिस्सा बढ़ता जा रहा है, बहुत से लोग घूमने आते हैं। तो अगर आप पर्यटन को डेवलप करेंगे, पर्यटन को विकसित करेंगे तो स्थानीय लोगों को आय और रोजगार क्या होगा? दोनों मिलेगा। उसके बाद होता है बच्चे स्थानीय शिल्प। अगर आपकी कोई कारीगरी है, उस क्षेत्र की कोई फेमस चीज है, आप उस शिल्प को बढ़ावा दीजिए, आय और रोजगार खुद होता जाएगा। और नहीं तो सूचना प्रौद्योगिकी तो है ही। बच्चे याद रखिएगा कि आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आप सूचना प्रौद्योगिकी को भी अगर अपने अंदर डेवलप करते हैं तो और आपको रोजगार के अवसरों का क्या होगा? सृजन होगा। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य या प्रदेश की खूबी है कि उसके अंदर भी यह संभावना है कि वो अपने निवासियों के लिए रोजगार अवसरों और उत्पादन का क्या करे? सृजन करे, विकास करे। जैसे ये मैंने आपको सभी लोग बताया। अच्छा याद रखिएगा बच्चे, इस पर भी योजना आयोग ने एक बात कही है। योजना आयोग ने ये कहा है कि अगर आप पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करते हैं कहीं पर भी बच्चे,
अगर मैं पूरे भारत की अगर बात करूं तो इस चीज को समझना है कि योजना आयोग ने खुद कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक रोजगार है। याद रखिएगा कि फिर योजना आयोग ने क्या कहा है, योजना आयोग की रिपोर्ट है बच्चे, पर्यटन क्षेत्र में प्रति वर्ष 35 लाख रोजगार है। तो बच्चे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 लाख रोजगार अवसर कम नहीं होते। ये योजना आयोग की रिपोर्ट है कि भारत में अगर पर्यटन को डेवलप किया जाए तो प्रति वर्ष 35 लाख से ज्यादा रोजगार अवसरों का क्या है, सृजन है। बच्चे याद रखिएगा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने भी भारत के 200 जिलों में, याद रखिएगा हमने एक और चीज हमें देखना है कि बच्चे केंद्र सरकार ने भारत के कितने जिलों में, 200 जिलों में काम का अधिकार कार्यक्रम बनाया। क्या बच्चे, काम का अधिकार, ये कार्यक्रम बना है। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए क्या बनाया है, एक कानून बनाया है बच्चे। काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। और याद रखिएगा कि बाद में इसे 130 जिले अन्य जोड़े गए। याद रखिएगा कि बाद में इसमें क्या हुआ बच्चे, प्लस किए गए, 130 जिले और भी क्या हो गए, जोड़ दिए गए। क्लियर है। और याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2008 से ये बात आई है बच्चे कि ग्रामीण क्षेत्र में काम शुरू किया गया है। याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले 200 जिले फिर 130 जिले और 1 अप्रैल 2008 से बच्चे शेष जिले, ठीक है, शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम शुरू हो चुका है। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में, इस बात को याद रखिएगा बच्चे। आई रिपीट, मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि केंद्र सरकार ने 200 जिलों में पहले काम का अधिकार कानून लागू किया, उसके बाद 130 जिले और जोड़ दिए गए और 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में फिर ये काम का अधिकार लागू कर दिया गया है। और बच्चे इसे ही एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या दिया गया है बच्चे, वो नाम दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005। याद रखिएगा क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय ग्रामीण, पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ये इसी कानून का नाम है जो आपको काम के गारंटी की बात करता है। तो हमने देखा बच्चे कि यही हमारे पास आया रोजगार गारंटी अधिनियम। याद रखिएगा बच्चे, रोजगार गारंटी अधिनियम, मैंने पहले ही कहा है कि रोजगार की क्या मिलती है आपको, गारंटी मिलती है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसे ही कहते हैं। और कहा गया है कि वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वर्ष में कितने दिन का आपको रोजगार मिलेगा, 100 दिन। अगर नहीं मिलता तो फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। याद रखिएगा, अगर ये आपको रोजगार नहीं मिला है तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, बेरोजगारी भत्ता, यानी सरकार आपको कुछ पैसे दे देगी ताकि आपका काम चल सके, ऐसा ना हो कि आपको बेरोजगारी में परेशानी हो। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने 200 जिलों में काम का अधिकार कानून लागू किया है, बाद में 130 जिले जुड़े, फिर 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। कानून का क्या नाम है बच्चे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलेगा और अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए यहां तक तो हमने इन सभी चीजों को सीखा। अब जरा ये हमें सीखना है कि भारत में जो रोजगार मिलता है वो किन क्षेत्रों में मिलता है। तो याद रखिएगा बच्चे कि भारत के रोजगार क्षेत्र को हम संगठित और असंगठित ऐसे 2 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो अब जरा समझते हैं कि संगठित और असंगठित ये 2 क्षेत्र क्या हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। थैंक यू।